नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। तो जो आपको सवाल में दिया है वो आप ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ हमारे पास एक डिस्क है, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक डिस्क होने वाली है, नॉट द रिंग, है ना। इतना तो सबको पता ही होगा कि भाई ये डिस्क होगी तभी ये प्लेटफॉर्म कहलाएगा, तभी इस पे कोई बंदा चढ़ सकता है। ये रहा साहब आपका प्लेटफॉर्म और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे है, ठीक है। यदि वर्टिकल प्लेन कहता है इसका मतलब ऐसे है, ऐसे घूमता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ऐसे घूमता है, ठीक है, समझ गए। तो इस वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर के अबाउट घूमता है। अ टॉर्टॉइस यानी कि एक कछुआ इज सिटिंग एट द एज ऑफ अ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म की एज पर जो है बैठा हुआ है। मान लीजिए यहां पे बैठा हुआ है कछुआ, कछुआ यहां पे बैठा हुआ है। द प्लेटफॉर्म इज गिवन नाउ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। अब इसको ओमेगा नॉट के बराबर वेलोसिटी दे दी जाती है। व्हेन द टॉर्टॉइस moves along a chord of a platform with a constant velocity with respect to the platform, which of the following graphs properly show the variation of angular velocity of the platform with the time? तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी किस तरीके से वेरी होने वाली है वो आपसे पूछा गया है। तो पहली बात तो ये है कि जो टॉर्टॉइस है वो मूव करता है एक कॉर्ड के अलॉन्ग। कॉर्ड का मतलब है कि एक लाइन जो ऐसे यहां से यहां जाती है, तो ये इसका पाथ है। अब क्योंकि यहां पे टॉर्टॉइस लिया है जानबूझकर, रैबिट नहीं लिया है, इससे ये कहना चाहते हैं कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत धीरे धीरे हौले हौले जो है ये क्रॉस करता है यहां से लेके यहां तक। अब हम जानते हैं कि एक सर्कल की यदि कॉर्ड की यदि बात करें तो कॉर्ड के अलॉन्ग कोई चलेगा तो सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है पहले घट रहा होगा, फिर यहां पर जब पहुंचेगा तो डिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम, और उसके बाद डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा होगा, डिस्टेंस जो है बढ़ रहा होगा। तो ये t बराबर 0 पर हमारे पास सिचुएशन है। t बराबर t पर यदि मैं एक सिचुएशन ड्रॉ करना चाहूं तो यहां पे आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से सिचुएशन कि यहां पे कॉर्ड है, यहां पे ये कछुआ है आपका, और इसकी स्पीड हो चुकी है ओमेगा के बराबर। ओमेगा के बराबर मैंने मान लिया इसकी स्पीड हो जाती है। तो यहां पे मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल कर सकता हूं, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इस पूरे सिस्टम पर नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इसके पूरे सिस्टम पर नहीं है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में हो सकता है, कुछ बच्चों के दिमाग में रहो ये आता हो कि यार कैसे ये पता लगा लेते हैं कि टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, कैसे पता लगा लिया। तो इसका कोई सीधा शॉर्टकट नहीं है, ये वैसे तो आता है प्रैक्टिस से कि यहाँ पे हमें जितने भी फोर्सेस हैं उनका जो है एक एनालिसिस करना होगा, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस के टॉर्क किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और फिर हमें उन टॉर्क्स का समीशन करना है, फिर देखना है कि क्या टॉर्क का समीशन 0 आ रहा है या नहीं। तो मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो मुझे उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन यदि आप पहली बार ये काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस प्लेट पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे। एक तो होगा हिंज की वजह से फोर्स होगा। लेट्स से एक फोर्स N1 मान लिया, एक मान लिया मैंने N2 के बराबर, हिंज की वजह से लग रहा है। कछुए का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कछुए का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे mg के बराबर, और कछुए के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। हमारा पूरा सिस्टम में कौन कौन है, डिस्क प्लस कछुआ है। तो डिस्क के mg डिस्क की वजह से जो टॉर्टॉइस के ऊपर नॉर्मल लगेगा उसका टॉर्क आएगा इस तरीके से, और इसके mg का जो टॉर्क है डिस्क के ऊपर वो आएगा इस तरीके से। पूरा सिस्टम मान लेते हैं तो ये दोनों जो फोर्सेस बराबर हैं तो इनके टॉर्क भी आपस में बराबर होंगे, बिकॉज ये एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं। तो समझ गए कि ये इनका टॉर्क तो 0 हो गया। अब N1 और N2 इस एक्सिस से ही पास हो रहे हैं तो इनका टॉर्क भी 0 होने वाला है। तो हम समझ गए कि जितने भी फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं ना पूरे सिस्टम पर, सिस्टम कौन है, डिस्क प्लस कछुआ, तो इस पूरे सिस्टम पर लगने वाले सारे टॉर्क्स का समीशन जो है 0 के बराबर है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व करवाया जा सकता है। अब एंगुलर मोमेंटम की यदि बात करें तो ये एक प्योर रोटेटिंग बॉडी है, प्योर रोटेटिंग बॉडी है, प्योर रोटेटिंग बॉडी है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखा जा सकता है I ओमेगा। तो I इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल।
तो पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास फिक्स्ड है, एक हो जाएगा आपके पास mr² डिवाइडेड बाई 2, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और ये कछुए का मास इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, और डिवाइड कर दीजिए फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, जो होगा हमारे पास mr²/2, ये तो डिस्क का तो फिक्स ही है, स्मॉल m इंटू r², ये हमारे पास फाइनल ओमेगा मिल चुका है। अब आप देखिए बेटा, हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है पहले सेंटर से, ये डिस्टेंस है सेंटर से, ये डिस्टेंस पहले घटती है फिर बढ़ती है, तो ये डिस्टेंस पहले घटेगी, इसका मतलब डिनोमिनेटर घटेगा, इसका मतलब ओमेगा बढ़ रहा होगा। उसके बाद जब डिस्टेंस बढ़ने लगेगी, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसका मतलब ओवरऑल क्वांटिटी घट रही होगी, तो फिर ओमेगा जो है वो घटेगा। तो पहले ओमेगा बढ़ता है फिर ओमेगा घटता है, तो ऐसा ग्राफ चूज करिए जो पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो हमारे पास एक ही ग्राफ मिलता है जो इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे सवाल को करना है आपको। ठीक है, अब चाहें तो इसमें ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप यहीं से कर सकते थे, बिकॉज ये वाली क्वांटिटी तो फिक्स्ड है। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो आप डायरेक्टली भी आंसर बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। ठीक है, समझाने के लिए मैंने इतना सारा लिखा है, इतना टाइम लिया है, बट ये जो मैंने एफर्ट लगाया है इसका फल आपको मिलना चाहिए, ये मैं आशा करता हूँ, इच्छा करता हूँ। समझ गए ना सब? अगली बार से सवाल ऐसे गलत नहीं होने चाहिए। तो बच्चों, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो एस अनअकैडमी चैंपियंस लीग है वो जेई के लिए स्टार्ट हो रही है फिर से, और यहाँ पे आपको चांस मिलेगा टू मीट सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका आपको मिलने वाला है। अब करना क्या होगा मौका पाने के लिए आपको, कि एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा, दिसंबर 18, दिसंबर 19, 26 1 PM ऑनवर्ड्स, और ये जो टेस्ट है ये फ्री है, आपको बस वेबसाइट पे जाके एनरोल करना है और ये टेस्ट देना है। दूसरा हमारे पास ये है कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जो ये पहला स्लाइड था जिसमें सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका था, उसमें प्राइजेस भी हैं जो 1 से लेके 10 तक जो रैंक होने वाली हैं उनको 20,000 का प्राइज जो है मिलने वाला है, और 100% तक स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी, और 11 से 30 के लिए 10,000 का कैश प्राइज, और 31 से 50 के लिए 6,000 का कैश प्राइज आपको मिलने वाला है, और साथ में स्कॉलरशिप भी यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर आप देख चुके हैं कि जो रैंक फर्स्ट है उसके लिए 1 लाख का प्राइज है, और यहाँ पे ये ग्रुप स्टेज के लिए था, है ना, ये ग्रुप स्टेज के लिए था, ये फाइनल्स के लिए है। ये सारे जो हैं प्राइजेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको करना है, डेट्स कौन सी हैं, 18, 19, 26 और 1 बजे जो है दोपहर में आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि IIT-JEE के लिए मेगा कॉम्बैट होने वाला है 19 दिसंबर को, ज्यादा दूर नहीं है, 11 AM को ये होने वाला है, क्लास 11th, 12th और 13 के लिए 60 मिनट का पेपर होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 21 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग जो है 3 मिनट से थोड़ा सा कम जो है टाइम आपको मिलेगा, जो सफिशिएंट है सवालों को करने के लिए, और 500 जो लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको जो है प्राइज मिल सकते हैं, मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग का एक फोन, और JBL के हेडफोन्स और Amazon के वाउचर्स। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि क्लास 11th का जो है बूट कैंप जो है लग रहा है, और जो बच्चे IIT-JEE 2023 को जो है टारगेट कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है, और 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, और उनमें होगा क्या कि क्लास 11th का जो है वो रिवीजन आपको करवाया जाएगा, और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे समझाई जाने वाली है, और मोटिवेशनल सेशन जो है वो यहाँ पर होंगे। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि ये जो डे 1 पे जो क्लासेस आपको होने वाली हैं वो यहाँ पे शेड्यूल आपको दिखाया हुआ है कि 9 से 11, 9 से 10, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए ये जो है सारी क्लासेस और आपकी जो टॉप टीचर्स हैं वो यहाँ पे जो है मेंशन है। उसके बाद कुछ बैचेस की अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। स्ट्राइकर बैच है जो JEE मेन 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, JEE मेन और एडवांस दोनों के लिए यहाँ पे रैपिड रिवीजन 2.0 जो है बैच स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक्सीलेंस बैच फॉर क्लास 11th फॉर JEE मेन एंड एडवांस 2023। जो बच्चे एग्जाम देंगे, अपना अटेम्प्ट देंगे 2023 में, उनके लिए ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है सारे जो टॉप टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं, और बैच स्टार्ट होगा 15 दिसंबर को।
तो आप जो है अपने मोबाइल में रिमाइंडर भर लीजिए, 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप और आपका या कोई जानने वाला जो है वो 2023 में जेई फोड़ना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है बैच के साथ, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है कि 4 सॉलिड स्फीयर्स हैं, 4 सॉलिड स्फीयर हैं, 4 सॉलिड स्फीयर्स, ईच ऑफ मास कैपिटल एम, हर एक का मास कितना है, कैपिटल एम के बराबर है, एंड रेडियस कैपिटल आर, रेडियस है कैपिटल आर, आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ लाइट स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड लेंथ 4r ईच। 4r स्क्वायर फ्रेम, उसका साइड लेंथ है 4r के बराबर, और उसके कॉर्नर को सेंटर मानते हुए वहां पे 4 सॉलिड स्फीयर लगाए गए हैं जिनकी रेडियस r के बराबर है, मास m के बराबर है, ठीक। यहां पे कहा गया कि सेंटर ऑफ द स्फीयर कोइंसाइड विद द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द फ्रेम एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ठीक है, वही नॉर्मल सी चीज आपसे पूछी गई है, काफी आसान सवाल है, काफी बार आ भी चुका है जेईई मेन में। तो ये हमारे पास स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ जो है 4r के बराबर है, 4r, और इनके कॉर्नर्स पे 4 स्फीयर लगे हुए हैं, इस तरीके से 4 स्फीयर लगे हुए हैं आइडेंटिकल, जिनकी रेडियस है r और मास है m, mr। इस फ्रेम का कोई मास नहीं है, ये जो रॉड है इनका कोई भी मास नहीं है, मासलेस फ्रेम आपको यहाँ पे मानना है। तो यदि इस फ्रेम को इस सेंटर के अबाउट घुमाया जाता है, यदि इस फ्रेम को इस सेंटर के अबाउट घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये जो एक्सिस है और कोई भी एक स्फीयर है, तो यहां से जो डिस्टेंस है इस एक्सिस की वही डिस्टेंस है इन बाकी तीनों स्फीयर्स की। ये स्फीयर भी उतनी डिस्टेंस पे है जितना ये स्फीयर इस एक्सिस से है, उतना ही ये स्फीयर इस एक्सिस से डिस्टेंस पर है, उतना ये स्फीयर इस एक्सिस से डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे मैं यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूँ एक स्फीयर का और उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। तो यहाँ से 4 इंटू एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। तो यदि मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता हूं विच इज 2/5 mr² प्लस md², इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका स्क्वायर मुझे करना होगा, तो आ जाएगा m, और ये आपके पास 4r है, सो 4r/√2 विच इज 2√2, तो 2√2r का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 8r² के बराबर, ठीक। ये अपना काम हो गया, 40 और 2 42, 42/5 इंटू 4 mr² हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168/5 mr² हमारे पास आंसर मिल जाता है टोटल। सो 168/5 mr²/5 विल बी अ फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दिया है कि करंट थ्रू द बैटरी शोन इन द सर्किट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायोड दिया हुआ है और ये एक रिवर्स बायस में लगा हुआ है, ये फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है। तो रिवर्स बायस में हम जानते हैं कि जो ब्रांच है उसको आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाने वाला है। देयर विल बी 0 करंट इन दिस ब्रांच, और ये 0 रेजिस्टेंस के वायर की तरह बिहेव करेगा बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस में है। तो हमारा जो सर्किट है वो हो गया हमारे पास ये वाला सर्किट। तो ये आउटर सर्किट जो है फंक्शन कर रहा होगा, तो यहाँ पे करंट थ्रू द बैटरी निकाल सकता हूँ मैं कि बैटरी का ईएमएफ है 12 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 + 0 + 4 विच इज इक्वल टू 6। आंसर आ जाएगा आपके पास 2 एम्पियर के बराबर। 2 एम्पियर इज द करंट थ्रू द बैटरी आपको मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, जिसमें दिया है कंसीडर 2 स्फीयर्स A and B ऑफ द सेम साइज एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल से बने हैं, सेम साइज के हैं। द स्फीयर A is hollow while the sphere B is solid. If both the spheres are heated to the same temperature, then अब देखिए सेम मटेरियल से बने हैं ना और सेम तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाया गया है, तो क्या होगा, आपको एक्सपेंशन जो है इनका सेम मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। डज नॉट मैटर कि वो हॉलो है या सॉलिड है। यदि मान लीजिए सॉलिड है और ये हॉलो है, तो जब इनको हीट करते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है कि ये इनके जितने भी पार्टिकल्स हैं एक छोटे छोटे बलून्स की तरह बिहेव करते हैं, छोटे छोटे बलून्स की तरह बिहेव करते हैं। और जब हम हीट करते हैं तो हर एक बलून जो है वो एक्सपेंड होता है। तो ये पूरा जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक्सपेंड होता है और ये भी पूरा स्ट्रक्चर जो है एक्सपेंड होता है। तो हम कह सकते हैं
ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, तो इसका फाइनल वॉल्यूम और इसका फाइनल वॉल्यूम भी बराबर होने वाला है, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे अंदर कुछ हो या ना हो, बिकॉज हर एक पार्ट, ये वाला पार्ट भी एक्सपेंड होगा, बाहर वाले जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ के भी बाहर वाले मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे होंगे, तो जितना बाहर वाले मॉलिक्यूल यहाँ पे बढ़ेंगे उतना ही बाहर वाले मॉलिक्यूल यहाँ पे बढ़ रहे होंगे, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इन दोनों का बराबर आने वाला है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया है कि एक लेंस है, वो फॉर्म करता है रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्म कर रहा है लेंस, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है, और यहाँ पे कई ऑब्जेक्ट रखा जाता है लेट्स से एक्स डिस्टेंस पर, तो इमेज बनती है उसकी 20 सेंटीमीटर दूर। मैंने मान लिया इसका फोकल लेंथ f के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लेंस इक्वेशन से लिख सकता हूँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/20 प्लस 1/x आपको मिल जाता है 1/f के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। It is observed that on placing another identical lens in contact with it, the image gets shifted by 10 centimeter towards the combination. तो यदि यहाँ पे एक और लेंस रख दिया जाता है तो हम देखते हैं कि ये जो लेंस का इमेज जो बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है, 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन, यानी कि इमेज बनता है 10 सेंटीमीटर। तो यदि मैं इस लेंस को मिला दूंगा, दो लेंस यहाँ पे रख दूंगा, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से f इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास f/2 के बराबर। तो अब f/2 फोकल लेंथ का एक लेंस इसको माना जा सकता है, इसको f/2 फोकल लेंथ का एक लेंस माना जा सकता है, और ऑब्जेक्ट को वहीं पर रखने पर, ऑब्जेक्ट अभी भी x डिस्टेंस पर रखा है, इमेज बनती है यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर। तो मैं यहाँ से फिर से एक इक्वेशन लिख सकता हूँ दैट 1/v माइनस 1/u is equals to 1/f which is f/2। तो यहां से 1/10 प्लस 1/x मिल जाता है आपको 2/f के बराबर। तो आपको बताना है कि पावर ऑफ द लेंस कितना होगा। तो जो लेंस है ओरिजिनल हमारे पास, उसका पावर कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक वेरिएबल है f, एक वेरिएबल है हमारे पास x, यहाँ पे भी एक वेरिएबल f, एक वेरिएबल x। सॉल्व किया जा सकता है, बेनिफिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1/f को पावर लिख देता हूँ, तो आपको मिलेगा 1/10 प्लस 1/x इज इक्वल टू 2p, और यहाँ से हमें मिल रहा है 1/20 प्लस 1/x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 1/10 माइनस 1/20 प्लस 1/x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2p माइनस p। तो यहाँ से आपस में कैंसिल आउट हो गए, 1/20 है किसके बराबर है, p के बराबर है, तो p की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1/20 के बराबर, 1/20 के बराबर, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमें पावर इन डायोप्टर यदि निकालना है तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100/20 इज इक्वल टू 5d। तो 5d हमारा आंसर हमें मिल जाता है, 5d विल बी आवर आंसर, आंसर है 5d के बराबर। समझ गए? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कि दो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हैं जो बने हैं कॉपर से, हैव रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बोथ ऑफ देम आर हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल रेट्स ऑफ कूलिंग ऑफ बोथ द स्फीयर्स। तो इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग आपसे पूछा गया है कितना होगा। तो एक स्फीयर हमारे पास छोटा है 15 सेंटीमीटर का, एक स्फीयर हमारे पास बड़ा है, इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस अभी, और बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस अभी, और बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो रेडिएशन जो है इमिट करता है, रेडिएशन जो है इमिट करता है, बाहर निकालता है रेडिएशन। और यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो ये एब्जॉर्ब भी करता है। 45 डिग्री सेल्सियस है तो सराउंडिंग से ये एब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी इमिट करेगा, इमिट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो dq/dt नेट रेट ऑफ रेडिएशन है, dq/dt वो आता है हमारे पास स्टीफन्स लॉ से, सिग्मा E A सिग्मा T⁴ माइनस Ts⁴। तो E इंटू सरफेस एरिया इंटू सिग्मा इंटू T⁴ माइनस Ts⁴।
तो यहाँ पे मैं इसको 1 दे देता हूँ नाम, तो यहाँ पे एरिया 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं dq/dt 2 लिख देता हूँ दूसरे स्फीयर के लिए, तो आपको मिल जाएगा ये E(a2) सिग्मा T⁴ माइनस Ts⁴। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे पूछा गया है कि इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग क्या है। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है कि टेम्परेचर के चेंज होने का रेट, यानी कि dt/dt आपसे पूछा जा रहा है। अब ये दोनों ही स्फीयर जो हैं ठंडे हो रहे हैं, ये इमिट ज्यादा कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कम कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है, लगातार टेम्परेचर जो है वो फॉल होता जा रहा है, लगातार टेम्परेचर फॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट है dq/dt, उसे लिख सकता हूँ क्या, ms dt/dt, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, ms dt/dt। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये इसका मास है, ये इसका रेट ऑफ कूलिंग है। तो मैं इस इक्वेशन को इसके बराबर करूंगा तो आपको मिलता है, बिकॉज सेम मटेरियल है तो S सबका सेम रहने वाला है, सो m1 into S into dt/dt of sphere number 1 is equals to E(a) sigma T⁴ minus Ts⁴। तो यहां से आपको मिल जाएगा dt/dt of sphere number 1 is equals to A1 divided by m1, और यहां मिलेगा आपको E सिग्मा T⁴ माइनस Ts⁴ डिवाइडेड बाय S। और दूसरे स्फीयर के लिए सिमिलरली मैं लिख सकता हूं dt/dt 2 is equals to A2 by m2, और यहाँ पे मिलेगा आपको E सिग्मा T⁴ माइनस Ts⁴ डिवाइडेड बाय S। देखिए E इमिसिविटी दोनों के लिए कांस्टेंट है, बिकॉज सेम मटेरियल से बने हुए हैं, सिग्मा दोनों के लिए कांस्टेंट है, ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, पावर 4 का जो डिफरेंस है, ये भी बराबर है दोनों के लिए, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों के सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दोनों का सेम है, बिकॉज सेम मटेरियल से बने हुए हैं। तो हमसे पूछा क्या गया भाई, हमसे रेशियो पूछा गया है, तो इनको डिवाइड आप कर देंगे, तो dt/dt ऑफ स्फीयर नंबर 1 बाय dt/dt ऑफ स्फीयर नंबर 2, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे A1 बाय m1, और यहाँ जाएगा आपके पास A2 बाय m2। A1 हम जानते हैं 4 पाई R1 स्क्वायर के बराबर होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर। मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 4/3 पाई R2 क्यूब, नीचे आ जाएगा आपके पास 4 पाई R2 स्क्वायर, और यहाँ जाएगा आपके पास डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई चला गया, रो से रो चला गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, R2 स्क्वायर से 2 पावर चली गई, R1 स्क्वायर से 2 पावर चली गई, आपको मिल जाता है यहाँ से आंसर R2/R1 के बराबर। R2/R1 के बराबर आपको आंसर मिल जाता है। R2 is 20 एंड R1 is 15, तो जाएगा आपके पास ये 20/15, तो 5 से गए 4 बार, 5 से गए 3 बार, सो 4/3 या 1.33 हमारा रेशियो आ जाता है। तो रेट ऑफ कूलिंग छोटे वाले स्फीयर का, छोटे वाले R2/R1 है, निकाला क्या है R2/R1, ये dt/dt/1, यानी कि पहला स्फीयर ज्यादा तेजी से कूल होगा और दूसरे वाले स्फीयर से, है ना। तो आंसर हमें 1.33 मिल जाता है, 1.33 मिल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो छोटा स्फीयर है वो ज्यादा जल्दी अपना टेम्परेचर लूज करेगा एज कंपेयर टू द बिगर स्फीयर, ठीक है, यदि वो सेम मटेरियल के हैं तो।